तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। इस चैप्टर में भी जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और बाकी भी बहुत सारे चैप्टर्स में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव मास्टरी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले देखो बच्चों, क्या होता है जो हम बात करते हैं मोल की, तो मोल इज़ दी SI यूनिट ऑफ, मोल होता क्या है, SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यानी नंबर की SI यूनिट है। जैसे डज़न एक नंबर होता है जिसका मतलब होता है 12, उसी तरीके से मोल भी एक नंबर है। और IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर को आपको किस में एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ मोल। इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है? इसको ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है कि 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain, 1 mole is the amount of substance that contains as many particles। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। 1 mole is the amount of substance that contain as many particles as are atoms in 12 ग्राम ऑफ C12। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें, समझें और याद रखें, क्योंकि आजकल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो 1 मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें उतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन एटम्स होते हैं। तो इस डेफिनेशन में ये तो बता दिया गया कि 1 मोल में उतने पार्टिकल्स होंगे जितने कि 12 ग्राम कार्बन एटम्स में होते हैं, लेकिन ये कहीं पे नहीं बताया गया कि होते कितने हैं। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम टोटल मास, जो कि कितना होता है 12 ग्राम, उसको किससे डिवाइड करेंगे, मास ऑफ 1 C12 एटम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल मास को एक कार्बन एटम के मास से जब हम डिवाइड करेंगे तो उससे क्या निकल जाएगा कि 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम होते हैं। तो जब बच्चों आप इस 12 ग्राम को एक कार्बन एटम के मास से डिवाइड करोगे, जो कि होता है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, तो ये कितना आ जाएगा, जो हमारे पास नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि अगर आपके पास में किसी भी चीज़ का 1 मोल है तो उसमें कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, अगेन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमें ये चीज़ याद रखनी है क्या, कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप 1 मोल सब्सटेंस लेते हो, उसमें पार्टिकल कितने हो जाएंगे, उसमें पार्टिकल हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, वैसे तो ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम जनरली किन की बात करते हैं, ये आयंस हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ में ये बेसिकली अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका नंबर भी हो सकता है। तो ये चीज़ जैसे मैंने बताया हमें ध्यान रखनी है। और ये जो नंबर होता है 1 मोल, इसमें जो पार्टिकल्स का नंबर आ रहा है 6.022 इंटू 10⁻23, इस नंबर को ही हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर को जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, इस नंबर को क्या कहा जाता है,
एवोगैड्रोस नंबर, और उसको शॉर्ट में Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब तक हमने क्या सीखा? 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन एटम होते हैं उतने ही 1 मोल में पार्टिकल होते हैं, और 1 मोल में फिर कितने पार्टिकल्स होंगे हमारे पास में? 1 मोल में हमारे पास में पार्टिकल्स हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमें याद रखना है। अब जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हमसे कहा गया 1 मोल ऑफ CO2। अब बच्चों CO2 क्या है? CO2 होता है मॉलिक्यूल। CO2 क्या है? CO2 इज़ अ मॉलिक्यूल। तो अगर मैंने 1 मोल CO2 के आगे लगाया है तो हमारे पास में 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, क्योंकि CO2 क्या होता है? जैसे मैंने बताया, मॉलिक्यूल होता है। अगर मैंने लिखा 1 मोल ऑफ NaCl यूनिट्स, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है तो उसके फार्मूला यूनिट होता है, उसका मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो अगर मैंने लिखा है 1 मोल ऑफ NaCl, अब मैंने 1 मोल किसके आगे लगाया? NaCl के आगे। तो कितने NaCl यूनिट्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl यूनिट्स। अगर मैंने लिख दिया 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयन, तो अभी मैंने 1 मोल किसके आगे लगाया? फ्लोराइड आयन के आगे। तो कितने फ्लोराइड आयन हो जाएंगे? अगेन 6.022 इंटू 10⁻23 फ्लोराइड आयंस। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 1 मोल जिस चीज़ के भी आगे लगाया जाए, जब वो मॉलिक्यूल के आगे लगाया गया तो मॉलिक्यूल कितने हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23। जब वो NaCl के आगे लगाया गया तो NaCl यूनिट्स कितने हो गए? अगेन 6.022 इंटू 10⁻23। और जब वो आयन के आगे लगाया गया, फ्लोराइड आयन के आगे लगाया गया, तो फ्लोराइड आयन्स कितने हो गए? अगेन 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन atoms in 1 mole of H2SO4। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास में पहले 1 मोल किसका लिया गया है? 1 मोल लिया गया है आपसे H2SO4 का। 1 मोल जैसे मैंने बताया किसका लिया गया है? 1 मोल लिया गया है H2SO4। H2SO4 एक मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास में H2SO4 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 H2SO4 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हमारे पास में। तो ये बात पहले हमें पता चल गई कि H2SO4 मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप एक H2SO4 मॉलिक्यूल लेते हो, अगर आपने क्या किया, अगर आपने एक H2SO4 मॉलिक्यूल लिया, उसमें क्या होता है? उसमें अगर आप देखोगे तो 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। उसमें अगर हम देखें तो एक सल्फर एटम होता है एंड इट हैज़ 4 ऑक्सीजन एटम्स। ऐसा ही होता है बच्चों। तो हमारे पास में क्या है? हमारे पास में नंबर आ गया, किसका नंबर आ गया? हमारे पास में नंबर आ गया हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन एटम का। ठीक है बच्चों, एक मॉलिक्यूल अगर आप लो H2SO4 का, उसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? 2, सल्फर एटम 1 और ऑक्सीजन एटम 4। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था 1 मोल H2SO4 में कितने हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो देखो बच्चों, अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या करेंगे? देखो बेटा, 1 मोल H2SO4 है और एक H2SO4 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1
मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम थे, 2, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया। इसी तरीके से अगर आप टोटल नंबर या नंबर ऑफ सल्फ़र एटम निकालो तो आप क्या करोगे, आप देखोगे एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने सल्फ़र एटम होते हैं, एक, इनटू नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कितने थे बच्चों, ये 1 क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल में कितने सल्फ़र एटम हैं, और ये क्या है, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ सल्फ़र एटम अगेन कितना आ जाएगा, बराबर ही आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसी तरीके से अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें इसी तरीके से निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हमने क्या देखा, क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल में कितने, एक H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, 4, इनटू नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में H2SO4 के कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, 4, और H2SO4 मॉलिक्यूल्स कितने, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये नंबर कितना आ जाएगा, ये नंबर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में आ जाएगा 24.088 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास में आ गया नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सल्फर एटम एंड हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ H2SO4। इसके आगे हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये नंबर ऑफ मोल निकाला कैसे जाता है। अब तक तो हमने क्या किया, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी है। आगे जैसे मैंने बताया हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं और उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।